हमारा आज का टॉपिक है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके जेई नीट में बहुत पूछा जाता है। इसके हम कुछ थियरी पार्ट करेंगे और फिर इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। टॉपिक इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं कि हम एक सोलेनॉइड लेते हैं। इस तरह से हमने एक सोलेनॉइड जिसको हमने राउंड टर्न्स के अंदर ऐसे रोटेट करके बांधा हुआ है। इसके अंदर से करंट आई फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, ठीक है ना। ये देखो यहां से करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस नहीं बोल सकते या इंड्यूस को इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इस सोलेनॉइड को ऐसे साइड में से देखता हूं, है ना। इस सोलेनॉइड क्या होता है भाई, एक वायर होता है, ऐसे ऐसे राउंड राउंड हम उसको बांधते हैं, है ना। तो अगर हम उसको साइड में से ऐसे देखें, जैसे ये सोलेनॉइड आपका बंधा हुआ है ऐसे, ठीक है, मैं ऐसे साइड में से देखता हूं तो मुझे एक सर्कुलर टर्न जैसा दिखेगा। सर्कुलर टर्न जिसका रेडियस हमने कितना लिया हुआ है, कैपिटल आर, ठीक है। देखो कैसा है ये सोलेनॉइड कुछ ऐसा है। ये देखो ये एक वायर है, वायर में कुछ ऐसा दिया गया है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। करंट क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, है ना। देखो करंट क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, क्लियर है। तो ये हमारे पास सोलेनॉइड, जो हमने इसको जब साइड में से व्यू किया तो हमको ये कुछ ऐसा दिख रहा था और मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल गया कैसा, इनसाइड द प्लेन, ठीक है, जिसका रेडियस हमारे पास है आर। मैं क्या करता हूं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ला करके किसी आर डिस्टेंस पे, मान लेते हैं ये आर डिस्टेंस पे, यहां पर स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैं एक इलेक्ट्रॉन ला करके यहां पे रख देता हूं। तो क्या देखा हमने कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को फ्रीली ला करके बस ऐसे ही रख दिया। इलेक्ट्रॉन की कोई वेलोसिटी नहीं है, अभी कोई वेलोसिटी नहीं है, हमने इलेक्ट्रॉन को बस ला करके ऐसे रख दिया। उसको हमने ऐसा नहीं किया कि भाई धक्का दिया तो इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया या कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है। हमने बस इलेक्ट्रॉन को ला करके फ्रीली उस सिस्टम के अंदर ऐसे रख दिया। तो क्या देखा हमने कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ऐसा मोशन कवर कर रहा है, ऐसा मोशन ले रहा है। यहां पे इलेक्ट्रॉन हमने रखा आर डिस्टेंस पे और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर मोशन ले रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो तो वहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है Fm QV क्रॉस B, वो हो जाता है 0 के इक्वल। वहां कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं, और अगर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं तो चार्ज पार्टिकल कोई मोशन नहीं होगा, उसका कोई मोशन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था पीछे 4th चैप्टर के अंदर कि अगर किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल को, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है और उस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो सर्कुलर मोशन कवर करता था, ये हमने पढ़ा हुआ है। पर यहां पर तो चार्ज पार्टिकल तो हमने लाके बस ऐसे ही रख दिया, उसकी कोई वेलोसिटी तो थी नहीं, ठीक है। तो उसका मतलब इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स 0 लगेगा, और अगर मैग्नेटिक फोर्स 0 लगेगा तो इस पार्टिकल का तो मोशन होना ही नहीं चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन का मोशन होना ही नहीं चाहिए, वो वहीं का वहीं पड़ा रहे। पर ये तो सर्कुलर मोशन कवर कर रहा है, इसका मतलब कोई एक फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, जो फोर्स इसका मोशन इस तरह से सर्कुलर मोशन में करा रही है। कोई तो एक फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है और वो फोर्स है आपका, वो फोर्स लगेगा आपका, दिस इज Fe QE, जिसको हम EEB बोल सकते हैं, EE, बराबर। ये E क्या है, ये E आपका है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा और ये चार्ज पार्टिकल घूमने लगा।
क्लियर हुआ? तो क्यों मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में भी ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो भी मोशन में है, तो वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है और वो पार्टिकल ऐसे मोशन में आ रहे हैं। ठीक है, और हमने पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर ये क्लॉकवाइज में है तो हमेशा ध्यान रखना करंट का मोशन हमेशा इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऑपोजिट, मतलब ये होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये करंट होगा। क्लियर हो गया? तो ये चीज हम यहां पर देखते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा किसके कारण? ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भाई ये बना कैसे? एक्चुअली बेटा करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट कम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। इसका मतलब करंट के कंटिन्यू चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी कंटिन्यू चेंज हो रहा है और उसी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हमें मिल रहा है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रहा है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी गेट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम रहे हैं। क्लियर हुआ? तो हम यहां पर इसका एक डेरिवेशन करेंगे। देखना ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर बेटा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होगा। तो यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड electric field is E is equal to minus E dot dr. This is equation number 1, and according to Faraday's law, E is equal to minus d phi upon dt. Comparing equation 1 and 2, क्या हो जाएगा ये? अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूं तो यहां पर मिलेगा मुझे माइनस ई डॉट डी आर इज माइनस डी फाई अपॉन डी टी, माइनस माइनस कैंसर, और यहां पे इन दोनों के बीच में एंगल सेम ही है तो हम ले लेंगे ई डॉट डी आर। ठीक है, तो ई डॉट डी आर जो होगा ई डी आर और उसका इंटीग्रेशन करेंगे सबसे पहली चीज। अब देखते हैं इसकी डायरेक्शन की बात। ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिली है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन हम लेंज लॉ से फाइंड करेंगे। भाई लेंज लॉ क्या बोलता है कि भाई अगर ये बाहर वाले जो हमारे पास कॉइल है, सोलेनॉइड जो हमने लिया है, उसके अंदर करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो जो यहां पर जो कॉइल होगा या जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा उस मोशन के कारण वहां पर जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो इसको अपोज करेगा। मतलब ये अगर क्लॉकवाइज है तो यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज लेगा। ठीक है, ये तो मैंने शो कर दिया है। ठीक है, अब देखना यहां पर ये क्लॉकवाइज तो इसके अंदर यहां पर करंट हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्शन है। नेचर कैसा बनेगा ध्यान रखना, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो नेचर होगा वो एक सर्कुलर फॉर्म होगा, एक सर्कुलर शेप का होगा। ये एक जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है ये एक लूप में मिल रहा है, सर्कुलर लूप में मिल रहा है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर्कुलर लूप होता ही नहीं है, वो तो बनाता ही नहीं है सर्कुलर लूप। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता लेकिन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर लूप बनाएगा। इसीलिए मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम नहीं है, दोनों की प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो वो डिफरेंस यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाता लेकिन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाएगा। और देख रहे हो आप यहां पे, ठीक है, और इसी के कारण यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा E को बाहर ले लेते हैं, डी आर का इंटीग्रेशन, दिस इज 2 पाई आर।
बराबर। यहां ले लेते हैं डी अपॉन डी टी, दिस इज बी ए, दिस इज बी ए। व्हाट इज ए? एरिया, एरिया को बाहर ले लो, ये हो जाएगा 2 पाई आर, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, बाहर ले लिया, ये हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी, पाई से पाई कैंसल, आर से आर कैंसल, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको R/2, दिस इज डी बी अपॉन डी टी। तो ये आपका फॉर्मूला है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आपको ख्याल आ चुका है कि डायरेक्शन लेंज लॉ से, नेचर सर्कुलर नेचर, ठीक है, और फॉर्मूला उसका मैग्नीट्यूड E इज R/2 dB अपॉन dt। तो ये आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? ये आपके जेई मेन, जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको कर लेना। ये आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ये जेई नीट में ही है, ठीक है। यहां पर मैं आपको एक सिंपल सा एक क्वेश्चन कराता हूं, जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और जेई में पहले पूछा गया था और उसके 4-5 साल के बाद DPMT मतलब दिल्ली PMT एग्जाम में पूछा गया, यही सेम क्वेश्चन, थोड़ा मैग्नीट्यूड चेंज किया था, बाकी सेम क्वेश्चन था। तो मतलब ये इंजीनियरिंग में भी आ चुका है और मेडिकल में भी आ चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है इसके अंदर। ये हमने एक सिस्टम लिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, ठीक है, m है, और ये इस तरह से घूम रहा है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है आपको B इज इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर, बी नॉट टी स्क्वायर, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, B इज इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर। आपको फाइंड करना है व्हाट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट T इज इक्वल टू टी नॉट। है सिंपल सा क्वेश्चन, पर दिमाग नहीं चलेगा कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में लगाना क्या है। भाई सिंपल है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले तो फॉर्मूला नहीं याद होगा। क्या है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड? वी नो दैट E इज इक्वल टू R/2, दिस इज dB अपॉन dt, ठीक है। R/2 का मतलब ये हुआ कि ये जो R डिस्टेंस पे हमने रखा हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब देखना यहां पर दिस इज इक्वल टू, हमें क्या चाहिए पहले, dB अपॉन dt चाहिए, पहले हम ये ले लेते हैं। तो देयरफॉर dB अपॉन dt, जरा इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये हो जाएगा 2B0t, इसका डिफरेंशिएशन हो गया और इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, यहां पे होगा पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, therefore induced electric field is R/2, this is 2B0 T, 2B0 T, बराबर। at T is equal to T0, इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 से 2 कैंसल, ये आपका आ जाएगा R/B0 T0, R/B0 T0। तो ये आपका फाइनल आंसर। एक्चुअली जो DPMT में पूछा गया था उसमें सिर्फ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, ठीक है, लेकिन जब जेई में पूछा था तो उसके अंदर क्वेश्चन सेम यही था, फर्क ये था वहां एक्सेलरेशन फाइंड करना था कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से पाथ कवर कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो उसके एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन तो सेम है, खाली एक्सेलरेशन फाइंड करना है। वी नो दैट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता ही है ना, F इज इक्वल टू ई, दिस इज इक्वल टू ma, तो A इज इक्वल टू ई अपॉन m, देयरफॉर A इज इक्वल टू ई, कैपिटल E हमने कितना फाइंड किया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, R/B0 T0 अपॉन m। तो ये एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना था, ये जेई में पूछा गया था और सिर्फ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में DPMT में पूछा गया था। टॉपिक इज दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो अगर दो इंडक्टर सीरीज में कंबाइन किए गए हो, सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना होगा। तो देखो सीरीज में जब कनेक्ट करेंगे तो पहली चीज तो ये कि इनके बीच में यहाँ पर करंट मान लेते हैं कि भाई I है, यहाँ पर करंट कितना होगा I, ये होगा I, ठीक है, क्लियर है।
और रेट ऑफ चेंज, जो रेट ऑफ चेंज होगा करंट का वो सेम ही होगा, जो इसके अंदर होगा वही इसके अंदर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल होता तो रेट ऑफ चेंज दोनों में अलग अलग होते, और इंड्यूस्ड ईएमएफ पैरेलल में सेम और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डिफरेंट। सीरीज में रेट ऑफ चेंज ऑफ सेम and rate of change of current is same and induced EMF is different in both the inductor. So here we have inductor L1 and L2. We know that the formula of induced EMF E is equal to minus L di upon dt, right? So what is the total induced EMF in this system? Here इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, है ना, जैसा हमने रेजिस्टर कैपेसिटर सॉल्व किया था ना वैसा ही है ये भी। व्हाट इज E इज माइनस L di अपॉन dt, दिस इज टोटल। व्हाट इज E1? E1 इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ फर्स्ट इंडक्टर, दिस इज माइनस L1 di अपॉन dt माइनस L2 di अपॉन dt। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दोनों में सेम है, तो ये हो जाएगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी आई अपॉन डी टी, मैंने कॉमन ले लिया, दिस इज L1 प्लस L2, माइनस से माइनस कैंसल्ड, ये इससे ये कैंसल, देयरफॉर L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। और n इंडक्टर अगर एक साथ कनेक्ट हो फॉर n इंडक्टर्स, या ऐसा लिखो इफ n इंडक्टर्स आर connected in series, therefore L is equal to L1 plus L2, कहां तक जाएगा ये, Ln तक। क्लियर है, समझ आ गया कि अगर सीरीज में कनेक्ट हो तो कैसे इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे। अगर मान लेते हैं ये सारे इंडक्टर जो सीरीज में कनेक्ट हैं और सबकी वैल्यू सेम है, सबकी वैल्यू इंडक्टेंस की वैल्यू सेम है L, तो equivalent if n identical inductors connected in series, तो ये होगा L डैश इज L प्लस ऐसे L n टाइम्स तक, जिसको मैं लिख सकता हूं L डैश इज इक्वल टू NL, NL, ठीक है। तो ये आपका हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो क्या होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, देखो जिस तरह से हमने सीरीज में फाइंड किया इसी तरह से हम पैरेलल में फाइंड करेंगे, ठीक है। पैरेलल में क्या होगा, देखो मैंने अभी क्या बोला, पैरेलल में क्या सेम, ईएमएफ सेम दोनों के अंदर और इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम होगा दोनों के अंदर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दोनों में अलग अलग, बराबर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दोनों के अंदर करंट, सो हियर यहां मैं ऐसा बोल सकता हूं I इज इक्वल टू, दिस इज I1 प्लस I2 बिकॉज ऑफ पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। सो I इज I1 प्लस I2, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, दिस इज di अपॉन dt इज di1 अपॉन dt प्लस di2 अपॉन dt, है ना। अगर मैं इस इक्वेशन से di अपॉन dt निकालूं तो क्या मिलेगा, माइनस ई बाय एल। देखो इस इक्वेशन से आप di अपॉन dt निकालो तो di अपॉन dt इज माइनस ई बाय एल, ऐसा मिलेगा कि नहीं। तो बोलो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा माइनस ई बाय एल, और फर्स्ट वाले इंडक्टर के लिए क्या होगा, माइनस ई बाय L1, सेकेंड वाले के लिए माइनस ई बाय L2, माइनस ई दोनों में कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 माइनस माइनस ई, क्या बचेगा आपके पास, देयरफॉर 1 अपॉन L इज 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, ठीक है। इफ n इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर ये पैरेलल में कनेक्ट हों तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन L इज 1 अपॉन L1, 1 अपॉन L2, 1 अपॉन Ln, ठीक है। ऐसा भी बोले इफ n आइडेंटिकल इंडक्टर्स
आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये हो जाएगा 1/L डैश 1/L 1/L 1/L, जिसको मैं लिख सकता हूं n/L। तो देयरफॉर L डैश क्या होगा, L/n, L/n। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। कभी कभी रेशियो पूछते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीरीज एंड इफ n इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन series and then connected in parallel, then what is the ratio of inductance to series to parallel, और सारे आइडेंटिकल इंडक्टर्स हों, ठीक है। तो देखो सीरीज में हमने फाइंड किया था NL, है ना, सीरीज में क्या फाइंड किया था, याद करो, सीरीज में फाइंड किया था हमने NL, पैरेलल में फाइंड किया हमने L/n। तो क्या हो जाएगा, हमें सीरीज से पैरेलल का चाहिए, तो ये हो जाएगा therefore LS/LP, सीरीज टू पैरेलल, सीरीज का NL था और इसका कितना है L/n, जिसको मैं NL इंटू N/L, L से L कैंसल, सो LS/LP इज n²। देख रहे हो ये सब किसके जैसा दिख रहा है, रेजिस्टर जैसा, सेम रेजिस्टर जैसा ही है ना, बस यहाँ थोड़ा डिफरेंस है वो देख लेना है आपको, बाकी सेम ये रेजिस्टर जैसा ही ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है, ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल आते हैं एकदम इजी फॉर्म में, आप इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।